पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट सुहानी की बाजू पर अपनी पकड़ करते हुए बोलता है, मुझसे हुई है तुम्हारी शादी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से बर्बाद हो गया हूँ मैं। हर लम्हा हर घड़ी बर्बाद हो रहा हूँ मैं नहीं मानता ऐसी जबरदस्ती की शादी को, और ना ही कभी तुम्हें अपना पत्नी मानूंगा। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। ना तुम विराट से शादी करने के लिए फोर्स करती, और ना ही वो यहाँ से भागता, और ना ही उसकी जगह मुझे तुमसे शादी करनी पड़ती। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरी दुनिया से, मेरी जिंदगी से। कहीं भी चली जाओ, पर यहाँ से चली जाओ। लगभग सम्राट अपना सारा गुस्सा उस पर उतार चुका था, और सुहानी सिर्फ अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। सम्राट का बोला गया एक एक शब्द किसी हथौड़ी की तरह उसके दिल और दिमाग पर चोट कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं, जिसे देखकर सम्राट होश में आता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपना सारा गुस्सा सुहानी पर निकाल दिया है। वो उसकी बाजू को अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था, और सुहानी की बाजू लाल हो गई थी। वो तुरंत उसकी बाजू को छोड़ देता है, अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने बालों में फंसा लेता है, जैसे अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। सुहानी किसी मूर्ख की तरह धम से बिस्तर पर बैठ जाती है। उसके घर वालों ने सब जानते हुए भी उसकी शादी किसी और से करवा दी। ये भी किसी धोखे से कम नहीं था उसके लिए। ये नहीं हो सकता, मेरी शादी आपसे, वो बड़बड़ाने लगी। सम्राट एक नजर उस पर डालता है, फिर उसे नजरअंदाज करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। वो सीधा छत पर जाता है और लगातार पंचिंग बैग पर मुक्कों की बरसात कर रहा था, या यूं कहें कि अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि दिल तो उसका भी टूटा था, और बहुत बुरी तरह से। ये सुबह का वो वक्त है जब अनुराधा उसे फोन करके गुड मॉर्निंग विश करती थी, पर आज सब कुछ बदल गया है। वक्त, हालात, यहाँ तक कि उनका रिश्ता भी बदल चुका है। उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था, पर अगले ही पल वो अपने जज्बातों पर काबू पाता है। फिर तेज तेज पंचिंग बैग पर मुक्के मारने लगता है। इधर अनुराधा भी उठ गई थी, पर वो बेजान सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, रो रो कर आंखें सूज गई थी। उसका फोन उसके हाथों में था, और उसमें वो अपनी और सम्राट की फोटो देख रही थी। दिल रो रहा था उसका। सबसे बड़ी चोट तो वक्त ने उसे दी थी, इतनी बड़ी बीमारी जिसे वो चाहकर भी सम्राट को नहीं बता सकती। फिर सम्राट की नफरत, फिर अकेलापन। उसे तो सब कुछ अकेले ही झेलना था। उसके हाथ तड़प रहे थे सम्राट का नंबर मिलाने के लिए। कितनी बार उसने अपने फोन को ओपन किया, सम्राट के नंबर को देखती है। उंगलियां फोन को टच करने के लिए बेकाबू हो रहे थे, पर फिर उसने भी अपने सारे जज्बात और दर्द अपने अंदर ही समेट लिया। उसने अपनी और सम्राट की तस्वीरों को जी भरकर देखा, और फिर एक एक करके वो सारी तस्वीरें
डिलीट करने लगी और एक बार फिर से उसके आंसू तकिया भिगोने लगे। सम्राट अभी भी एक्सरसाइज कर रहा था। तभी उसके ऑफिस से फोन आता है कि एक जरूरी मीटिंग है। सम्राट काफी हद तक खुद को शांत कर चुका था। वो ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, जहां सुहानी इस वक्त बेड पर बेसुध सी बैठी हुई थी। सम्राट दरवाजा खोलता है, अंदर आता है। सीधी नजर जाती है सुहानी पर, जबकि सुहानी को कोई मतलब नहीं था कि कौन आया है कौन नहीं, किसने दरवाजा खोला है। उसे कोई मतलब नहीं था। बेहद नफरत से सम्राट अपना चेहरा सुहानी से फेर लेता है और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम चला जाता है। कुछ ही देर में वो रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ अनुराधा का भी कहीं दिल नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। चाहकर भी सम्राट को सच नहीं बता सकती थी और ना ही उसके पास जा सकती थी। उसे तो सब कुछ अकेले सहन करना था। पलक उसके लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में आते हुए बोलती है, अनुराधा चल जल्दी से कुछ खा ले, फिर तुझे दवाई भी लेनी है। वो नाश्ते की प्लेट अनुराधा के सामने रखते हुए बोलती है। अनुराधा नाश्ते की प्लेट की तरफ देखती है। एक गिलास दूध और कटे हुए सेब। उसे कुछ याद आता है। फ्लैशबैक। सम्राट अनुराधा से कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम ये चाट खा रही हो, इधर दो। वो उसके हाथ से चाट की प्लेट खींचते हुए बोलता है। अनुराधा किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोलती है, सम्राट प्लीज, मैं दवाई खा खा कर बोर हो गई हूँ, मेरा चटपटा खाने का मन है, प्लीज आज के दिन खाने दो। सम्राट ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अनुराधा ने मुंह बनाकर एक तरफ बैठ जाती है। कुछ ही देर में सम्राट उसके लिए दूध और सेब लेकर आता है। चलो फटाफट से खाओ, बस कल तक तुम ठीक हो जाओगी। अनुराधा ने उस नाश्ते को देखते हुए कहा, मुझे नहीं खाना ये बोरिंग सा नाश्ता। सम्राट एक सेव का टुकड़ा उसके मुंह के पास बढ़ाते हुए बोला, मेरे हाथ से खाओगी तो ये सेव भी तुम्हें 56 भोग जैसा ही लगेगा। वो अपने कॉलर पकड़ते हुए बोलता है। उसे देखकर अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अभी अनुराधा को ये सब कुछ याद आ रहा था और ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है, पर अगले ही पल वो अपने चेहरे को अपने हाथों में भरकर फपक पड़ती है। मेरे साथ ही ये क्यों हुआ पलक, क्यों हुआ मेरे साथ ही, कैसे रहूंगी मैं सम्राट के बिना। वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोलती है। उसकी हालत देखकर पलक को भी रोना आ रहा था, पर वो खुद को संभालती है और फिर अनुराधा को संभालते हुए बोलती है, खुद को संभाल अनुराधा, ऐसे कैसे चलेगा। अनुराधा ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे हो नहीं रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। वो पलक से लिपटकर रोने लगती है। पलक उसकी पीठ को सहलाकर
उसे शांत करने लगी। दूसरी तरफ सम्राट ऑफिस पहुंच चुका था। उसका मैनेजर तरुण उसका वेट कर रहा था। सम्राट ऑफिस के अंदर जाता है। रोज के मुकाबले आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। ये हर कोई देख पा रहा था। सबको समझ आ गया था कि आज सबकी शामत आने वाली है। सम्राट अपने कैबिन में जाता है और खुद को इस तरह काम में उलझा लेता है ताकि अनुराधा का ख्याल उसे छू भी ना पाए। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। सम्राट और सुहानी के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था। ना तो सम्राट को सुहानी से पहले कोई मतलब था, ना अब कोई मतलब है। वो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता। जब वो ऑफिस जाता तभी सुहानी सो रही होती। जब वो वापस आता तब भी सुहानी सो रही होती। और अगर गलती से किसी दिन जागी हुई भी होती तो भी दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। सुहानी ने तो वैसे भी चुप्पी साध ली थी और सम्राट तो उसे देखता भी नहीं था। जहां इन दोनों की जिंदगी एक जगह पर ही रुक गई थी, वहीं विराट अपनी मौज मस्ती में बहुत खुश था। पूरा दिन घर पर आराम करता, यार दोस्तों के साथ पार्टी मनाता, रात को घूमने के लिए निकल जाता। हर रात अपने साथ एक नई लड़की लेकर आना और पूरी रात उसके साथ बिताना। अपने इस आजादी से वो बेहद खुश था। सुहानी तो छोड़ो, उसे अपने घर वालों की भी याद नहीं आती थी। वहीं अनुराधा ने भी काफी हद तक खुद को संभाल लिया था। ये अलग बात थी कि हर पल उसे सम्राट की याद आती थी, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि सम्राट अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। पर उसे क्या पता था कि सम्राट आगे बढ़ने की बजाय खुद को ही बदल लेगा। अनुराधा के कंधे पर अपने परिवार की भी जिम्मेदारी थी। उसने अपनी बीमारी के बारे में पलक के सिवाय किसी को भी कुछ नहीं बताया था। बस वो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को कामयाब होते देखना चाहती थी, ताकि उसे तसल्ली रहे कि उसके जाने के बाद वो अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रख सके। लगभग एक हफ्ते बाद सूर्यवंशी विला में इस वक्त सब हॉल रूम में बैठे हुए थे। सम्राट अपने ऑफिस गया हुआ था। सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी हॉल रूम में किसी की आवाज सुनाई देती है। नमस्ते दादाजी, नमस्ते आंटी जी। रघुवीर जी और आराधना जी दोनों की नजर दरवाजे की तरफ जाती है। सामने खड़ी लड़की ने कहा, मैं आरती हूँ, सुहानी की फ्रेंड। उसकी शादी में नहीं आ पाई थी, पर आज सुनैना आंटी से बात हुई तो मुझे सुहानी के हालत के बारे में पता चला। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। आराधना जी ने कहा, आओ बेटा, हम सब तो उसे समझा समझा कर थक गए हैं और अब तुम ही उसे समझाओ। शायद तुम्हारे समझाने से वो समझ जाए। आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर सुहानी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आराधना जी दरवाजा खोलती है। कमरे में हल्की रोशनी थी। पीले कलर का ढीला सा सूट, बाल बिखरे हुए, बेरौनक सा चेहरा, सूखे पड़े होठ, खाली आंखें। कमरे में लगी खिड़की से टेक लगाकर वो एक टक बाहर देख रही थी। उसे देखकर आरती का दिल भर आता है।
पर अगले ही पल वो खुद को मजबूत करती है और सुहानी के पास आती है। सुहानी को तो जैसे कोई शुद्ध ही नहीं था। आरती उसके पास आकर उसे आवाज देती है, सुहानी। आरती की आवाज सुनकर सुहानी उस तरफ देखती है और हैरानी से कहती है, आरती तुम यहाँ। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ आरती उसकी गाल पर लगाती है। सुहानी अपने गाल पर हाथ रखकर आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। ये देखकर आराधना जी भी हैरान रह जाती है। आरती ने कहा, ये क्या नाटक लगा रखा है तूने? ना हंसना ना बोलना, ना खाना ना पीना, तुझे करना क्या है? यूं ही एक जिंदा लाश की तरह रहना है पूरी जिंदगी। सुहानी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, अपना चेहरा फेर लेती है। आराधना जी की आंखें भी नम हो जाती है। आरती ने उसके सामने आते हुए कहा, वो घटिया विराट ही सब कुछ है तेरे लिए? ये लोग कुछ भी नहीं है क्या? वो आराधना जी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वो जो तुझे छोड़कर चला गया, जिसने एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा, तेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, तू उसके लिए खुद को बर्बाद कर रही है। क्यों? उसकी बातें सुहानी को रोने के लिए मजबूर कर देती है। उसके दिल में ये सब जो कब से दबाकर बैठी हुई थी, वो आंसुओं के जरिए आंखों के रास्ते बहने लगे थे। आरती उसका हाथ पकड़कर शीशे के सामने ले जाती है और बहुत ही गुस्से के साथ बोलती है, देख खुद को, ये क्या हालत बना रखी है तूने? नहीं है तू वो पहले वाली सुहानी, मर चुकी है वो और तूने मारा है उसे। आखिर करना क्या चाहती है तू? अपने माँ बाप के बारे में सोचा है तूने? कितना तड़प रहे हैं वो। एक तू है जो उस घटिया इंसान के लिए तड़प रही है और हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने माँ बाप को मार रही है। इससे अच्छा है कि एक बार में ही सब कुछ खत्म कर दे। अरे जब एक माँ अपने बेटे को भूल गई है तो तू क्यों नहीं भूल जाती? सुहानी एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है, इतना आसान नहीं है। पिछले 2 सालों से जिस इंसान को बेहद प्यार किया हो, उसे 2 दिन में कैसे भूल जाऊं? उसके किए धोखे को कैसे भूल जाऊं? उसके साथ बिताया वो वक्त कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल पा रही हूं मैं, बिल्कुल नहीं भूल पा रही हूं। ये कहकर वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगी। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, वो रोते हुए बोलती है। तभी आराधना जी आरती को इशारा करती है कि वो सुहानी को रोने दे, शायद उसका दिल हल्का हो जाए। सुहानी अब तक रो रही थी। आरती उसके पास जाकर कहती है, हाँ तो बस तू रोती रहे, अब यही लिखा है तेरी जिंदगी में, एक विराट और दूसरा रोना, बस यही दोनों जरूरी है तेरे लिए। जिसने तुझे भुलाने में 2 मिनट नहीं लगाई, तू उसके लिए पूरी जिंदगी रोती रहे। एक बात कहूँ सुहानी, तू चाहे रो रो कर मर क्यों ना जाए, तभी उस विराट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिन्हें फर्क पड़ता है वो लोग तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तू बस जी भर के रो, भूल जा हम सबको, अपनी माँ को, अपने बाप को, बस उस इंसान को याद रखना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। आरती की बातें सुहानी के कानों में शोर कर रही थी।
उसे हर तरफ बस आरती की आवाज सुनाई देती है। जब एक माँ अपने बेटे को भूल सकती है तो तू क्यों नहीं, जिसने तुझे भुलाने में 2 मिनट नहीं लगाई, तू उसे मत भूल, रोती रहे पूरी जिंदगी। आरती की ये आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी आंखें नम हो जाती है। वो एकदम से अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए चिल्लाती है, चुप हो जाओ। वो चिल्ला पड़ती है। दूसरी तरफ मॉल में सम्राट की एक मीटिंग थी जो किसी बहुत बड़े मॉल में थी और साथ में लंच भी था। इस वक्त वो मीटिंग में था। पलक किसी काम से मॉल गई थी। वो अपने साथ अनुराधा को भी लेकर गई थी, वरना अनुराधा के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। पलक और अनुराधा भी उसी मॉल में गए थे। पलक जो सामान लेने के लिए आई थी वो कुछ सामान देख रही थी। अनुराधा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं सम्राट यहीं कहीं है, आस पास ही है। तो वही सम्राट के साथ भी यही हो रहा था। उसे भी अनुराधा के पास होने का एहसास हो रहा था और इस बात पर उसे खुद पर हैरानी हो रहा था। गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो अनुराधा के बारे में इतना क्यों सोच रहा है, जबकि वो खुद पर काबू पाना अच्छे से जानता है। बड़ी मुश्किल से वो अपना ध्यान मीटिंग में लगाता है। अनुराधा मन ही मन सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहीं कहीं है। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे सामने से सीढ़ियों पर से सम्राट नजर आता है, जो कि दूसरी तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए अनुराधा के बेचैन दिल को राहत मिलती है। जैसे जैसे सम्राट उसके नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उसके बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि अनुराधा यहीं कहीं है। वो तुरंत अपना चेहरा घुमाकर सामने देखता है, पर तब तक अनुराधा वहां किसी कोने में छुप गई थी। वो नहीं चाहती थी कि सम्राट उसे देखे और एक बार फिर उसे वही सब कुछ याद आए। सम्राट चारों तरफ नजर दौड़ाता है और फिर मन में सोचता है, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। मुझे अब उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचते हुए वो अपने क्लाइंट के साथ बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अनुराधा ने राहत की सांस ली। तभी पलक उसे ढूंढते हुए वहां आती है और कहती है, अरे अनुराधा, तू ठीक तो है। तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। अनुराधा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पलक के साथ वहां से चली जाती है। शाम होने वाली थी। सम्राट का सारा काम खत्म हो गया था, पर उसका मन नहीं था घर जाने का, या फिर यूं कहे तो सुहानी को देखने का ही मन नहीं था। वो एक ही दिशा में अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था, पर कब तक, आखिर घर तो जाना ही पड़ेगा। वो गहरी सांस लेकर गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। यहाँ घर में सुहानी न जाने कितनी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। आरती की कही हुई बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। रोते रोते उसकी नजर सामने लगे आईने पर जाती है।
वो एक नजर खुद को देखती है, ढीले से कपड़े, बिखरे हुए बाल, बुझा बुझा सा बेरौनक चेहरा, सुजी हुई आंखें। एकदम से उसे आरती की बात याद आ जाती है। सुहानी एकदम से अपनी आंसू साफ करती है और उठकर अपनी बैग खोलती है। एक हफ्ते से उसने अपने सामान को हाथ भी नहीं लगाया था। होश ही नहीं था पहले उसे किसी भी चीज का। वो अपना बैग खोलती है जिसमें उसने विराट की दी हुई सारी चीजें रखी हुई थी, चाहे वो टेडी बियर हो, चाहे वो रिंग हो, यहाँ तक कि उसकी दी हुई चॉकलेट के रैपर भी उसने संभाल कर रखे थे। विराट की दी गई हर एक चीज उसे और विराट के साथ बांधे रखा था। उन सभी चीज को इकट्ठा करके वो दूसरे बैग में डालती है और फिर बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। तभी हॉल रूम में बैठे रघुवीर जी, जिनकी नजर सुहानी पर पड़ती है, ठीक उसी वक्त आराधना जी भी भागी भागी उनके पास आकर कहती है, देखिए पिताजी, ये सुहानी कहाँ जा रही है। रघुवीर जी ने कहा, जाने दो उसे, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। वो अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद सम्राट घर आता है और सीधा अपने कमरे में। इस वक्त हॉल रूम में कोई नहीं था और जब से उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी हुई थी, तब से सम्राट किसी से बात नहीं कर रहा था। हमेशा की तरह कमरे का दरवाजा बंद था। बंद दरवाजा देखकर उसे लगता है कि अंदर सुहानी है। सुहानी से बात करना तो दूर, वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सुहानी का ख्याल आते ही वो अंदर तक खींच जाता है, पर अंदर तो जाना ही था। खैर, वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। कहते हैं, अगर हमारा दिमाग कहता है कि ये हम नहीं करेंगे और वहां नहीं देखेंगे, पर फिर भी हमारी नजर उस तरफ जाती जरूर है। यही सम्राट के साथ हो रहा था। उसने मन में ठान तो लिया था कि वो उसकी तरफ नहीं देखेगा, पर नजरें फिर भी उसी तरफ उठती है। पर ये क्या, बेड तो खाली है, सुहानी तो वहां थी ही नहीं। अब चाहे सम्राट उसे बात करता हो या ना करता हो, पर पिछले एक हफ्ते से वो उसी बेड पर उसे देख रहा था। या तो वो उसे सोती हुई नजर आती थी या फिर खामोशी से एक टक दीवार को घूरती हुई। पूरे दिन में बस वो 2 बार सुहानी को देखता था। एक तरीके से उसे आदत हो गई थी, लेकिन आज तो बेड खाली है। उसकी नजर वॉशरूम के दरवाजे पर जाती है, जो हल्का सा खुला हुआ था, मतलब वहां भी नहीं है। फिर उसकी नजर सुहानी के सामान पर जाती है। उसके 2 बैग में से वहां पर एक ही बैग था। सम्राट मन ही मन कहता है, लगता है वो यहाँ से चली गई है, अच्छा है जान छूटी। ये कहता हुआ वो अपना ऑफिस बैग सोफे पर पटक देता है और चेंज करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। इधर सुहानी एक तरफ चले जा रही थी। कोई भाव नहीं थे चेहरे पर, ना दुख, ना परेशानी, ना उदासी। वो बस अपने तेज कदमों से एक ही दिशा में बढ़ रही थी और दादाजी उसके पीछे ही जा रहे थे। वो बहुत धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे। कुछ ही देर में सुहानी एक पुल पर पहुंचती है। उसके नीचे नदी बह रही थी। उसका पानी भी काफी गहरा था और वहां आसपास भी
कोई नहीं था। सुहानी पुल के नजदीक जाकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वो सब कुछ याद आता है जो विराट ने उसके साथ किया। वो एक गहरी सांस लेती है, फिर बहुत जोर से चिल्लाकर कहती है, आई हेट यू विराट। इसी के साथ वो उस बैग को उठाकर नीचे पानी में फेंक देती है। जैसे जैसे वो बैग पानी में बह रहा था, वैसे वैसे विराट सुहानी से दूर हो रहा था। कुछ ही देर में वो बैग पानी में पूरी तरह डूब जाता है। सुहानी उस डूबते हुए बैग को देखकर अपने पूरे एटीट्यूड के साथ बोलती है, मिस्टर विराट, गुड बाय। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वो वापस पीछे मुड़कर नहीं देखती। कुछ दूरी पर गाड़ी के अंदर से रघुवीर जी उसको ऐसा करते हुए देख रहे थे। उनके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं, शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वह फिर से सुहानी के पीछे पीछे चल देते हैं। वो देखते हैं कि सुहानी एक पार्क में अकेली एक बेंच पर बैठी हुई है। दादाजी भी उसके बराबर में जाकर बैठ जाते हैं। रात हो गई है पर ना तो अब तक सुहानी घर आई है और ना ही रघुवीर जी। सम्राट चेंज करने के बाद आज अपने बेड पर बैठकर अपना काम कर रहा था, वरना वो तो स्टडी रूम में ही रहता था, वहीं पर सोता था, कमरे में आता तक नहीं था। पर आज सुहानी वहां नहीं थी। डिनर के लिए उसने मना कर दिया था। काम करते करते उसे नींद आ जाती है, वो वहीं सो जाता है। कुछ ही देर के बाद सुहानी घर आती है। वो पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही थी। वो घर जाकर सीधा आराधना जी से कहती है, माँ मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही आराधना जी चौंक जाती है। उन्हें बहुत खुशी होती है। सुहानी को इस तरह देखकर पहले तो वो हैरान रह जाती है, फिर वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। कुछ देर के बाद सुहानी खाना खाकर अपने कमरे में जाती है। सम्राट बेड पर एक तरफ सोया हुआ था। खैर, उसे सम्राट से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी तरफ जाकर लेट जाती है। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह सम्राट की आंख पहले खुलता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने सुहानी का मासूम सा चेहरा नजर आता है। एक पल के लिए वो भी हैरान रह जाता है कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। पर अगले ही पल उसे एहसास होता है और वो सुहानी को देखकर गुस्से से भर जाता है। व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गुस्से से गरजते हुए बोलता है। उसकी आवाज से सुहानी की आंख खुलती है। वो उठकर बैठती है। अपने सामने उसे गुस्से से भरा बैठा सम्राट नजर आता है। सम्राट ने फिर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फिर से गरजता है। सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा भी कमरा है। वो भी उसी टोन में जवाब देती है, जो काफी था सम्राट का दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।